नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स के एमसीक्यू पार्ट 5। आज मैं आपके लिए 20 अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं। अब तक हमने पार्ट 4 कर लिए हैं, पार्ट 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास को वापस से मैं लाइव लेके आया हूं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये जो क्लास है वो एक बार हटा दी गई है, तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। आप इसको वापस से शुरू से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से रिकॉर्ड करते हैं, आराम से लाइव लेके आया हूं मैं आपके लिए, ताकि आपके कोई डाउट्स हो तो भी आप पूछ सको। ठीक है, चलो चलते हैं। फिजिक्स एमसीक्यू पार्ट 5। देखो, निम्नलिखित में से कौन प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा देता है? अपने को पता है दोस्तों, 4 प्रकार का कोयला होता है: पिट, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट और बिटुमिनस। सबसे घटिया क्वालिटी का कोल पिट होता है, जिसमें कार्बन की परसेंटेज 50 से 60 होती है। और सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोल जो होता है वो एंथ्रेसाइट होता है, जिसमें कार्बन की परसेंटेज 90 से 98% होती है। और लिग्नाइट होता है, इसे ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है ना। और बिटुमिनस होता है, इसे डोमेस्टिक कोल के नाम से जानते हैं, घरेलू कोयला के नाम से जानते हैं, है ना। लिग्नाइट में जो कार्बन की परसेंटेज है वो 60 से 70 है, और ये जो डोमेस्टिक कोल है इसमें कार्बन की परसेंटेज 70 से 80% है। राइट। तो देखो, निम्नलिखित में से कौन प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देता है? अब अपने को एक बात पता है कि ऊष्मा अच्छी कब मिलेगी? जब कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होगी। वो कोयला हमको ज्यादा ऊष्मा देगा, प्रति इकाई ज्यादा ऊष्मा देगा, जिसमें कार्बन की परसेंटेज ज्यादा हो और इंप्योरिटीज अशुद्धियां कम हो। तो देखा जाए तो अशुद्धियां किस में कम है? इस एंथ्रेसाइट में। कार्बन की मात्रा ज्यादा है, तो ये अपने को प्रति इकाई ऊष्मा क्या करेगा? ज्यादा देगा। तो निम्नलिखित में कौन प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देता है? तो आंसर देना होता है एंथ्रेसाइट। कौन देता है? एंथ्रेसाइट देता है। चलो, निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र आवेग के लिए सूत्र के समान है? विमीय सूत्र का मतलब हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला वो आवेग इंपल्स के बराबर होगा। है ना। निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला है? वो आवेग इंपल्स के लिए सूत्र के समान है। बल फोर्स के लिए, संवेग मोमेंटम के लिए, बल आघूर्ण जिसे अपने बोलते हैं टॉर्क उसके लिए, या संवेग में परिवर्तन की दर के लिए। तो देखो, संवेग जो होता है P बराबर होता है दोस्तों mv। मात्रक क्या हो गया? kg इंटू मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो गया ये? m L1 t माइनस 1, है ना। और आवेग की बात करते हैं, इंपल्स की बात करते हैं, वो होता है F इंटू टी। फोर्स, फोर्स होता है ma इंटू टी। m होता है kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट गया, क्या आया? kg इंटू मीटर पर सेकेंड। अब इसका अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं तो होगा m1 L1 t माइनस 1। तो देखो, किसका विमीय सूत्र समान आया? संवेग मोमेंटम का। राइट। बल आघूर्ण टॉर्क का नहीं आएगा, फोर्स का नहीं आएगा, और चेंज ऑफ मोमेंटम यानी संवेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसमें भी नहीं आएगा। आप चाहे करके देख लेना, है ना। यहाँ पर आंसर क्या आया? मोमेंटम, संवेग। चलो, जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र का क्या होता है? बताओ। वे पतला होता है, वे सिकुड़ता है, वे अपने व्यास के अनुसार फैलता या सिकुड़ता है, या वे अपने फैलाव के गुणांक के अनुसार फैलता है? तो देखो, एक बात ध्यान रखना, धातुओं को गर्म करते हैं तो वो फैलती है। तो सिंपल सा मतलब है कि वो फैलेगा ना, वो सिकुड़ेगा ना, वो पतला होगा। उसका क्या होगा? फैलाव होगा। तो सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? द। जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तो उसके छिद्र का क्या होता है? वो फैलता है। बस ये वर्ड याद रखना है। सिकुड़ेगा नहीं, है ना, सिकुड़ेगा नहीं, पतला भी नहीं होगा, क्या होगा? फैल जाएगा। चलो,
पानी की सतह पर हल्की रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती है? देखो दोस्तों, द्रव का एक गुण होता है कि वो हमेशा तनाव की स्थिति में रहता है। इस गुण को उसका पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव के कारण ही एक पतला धागा सुई जो होती है वो पानी पे तैरती है। पृष्ठ तनाव के कारण ही बारिश की बूंद जो होती है वो गोल आकार की होती है। पृष्ठ तनाव के कारण ही सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण ही एक पतली सुई पानी पर तैर सकती है। यहाँ पर जो सबसे सही आंसर है वो होता है पृष्ठीय तनाव, जिसे अपने सरफेस टेंशन कह देते हैं। जिसे अपने क्या कह देते हैं? सरफेस टेंशन कह देते हैं, पृष्ठीय तनाव कह देते हैं। तो आंसर क्या हो गया? स आंसर हो गया उसके पृष्ठीय तनाव सरफेस टेंशन के कारण। चलो, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है? देखो, पलायन वेग क्या होता है? किसी भी ग्रह में उपस्थित वस्तु का वह वेग जब वो उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए उसको उसका पलायन वेग बोलते हैं। जैसे पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो पलायन वेग होता है, एस्केप वेलोसिटी होती है, वो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी किसी वस्तु को मैं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंकू ना तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाती है और वापस कभी लौट के नहीं आती है। इसे उस वस्तु का पलायन वेग बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। चंद्रमा के लिए यही जो पलायन वेग होता है वो होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना? 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना? यही किसके लिए होता है? चंद्रमा के लिए होता है, मून के लिए होता है। चंद्रमा के लिए होता है, मून के लिए होता है ना? तो आंसर क्या हो गया? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की। समझ में आई कहानी? चलो, जब हम इंद्रधनुष को देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी बात सही होती है? देखो दोस्तों, आप इंद्रधनुष देखते हो तो इंद्रधनुष कब देखने को मिलता है? हर किसी मौसम में देखने को मिलता है? नहीं। जब बारिश का मौसम होता है ना, जब बारिश हो रही होती है या बारिश हो चुकी होती है तो अपने को इंद्रधनुष देखने को मिलता है। और इंद्रधनुष के लिए एक शर्त होती है कि बारिश की बूंदें आंखों के सामने होती है और सूर्य हमारी पीठ के पीछे होता है। और इंद्रधनुष भी अपने को दो प्रकार से देखने को मिलता है, एक प्राथमिक होता है और एक द्वितीयक होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग होता है, वो ऊपर की तरफ होता है, लाल रंग अंदर की तरफ। और द्वितीयक इंद्रधनुष में लाल रंग ऊपर की तरफ होता है और बैंगनी रंग अंदर की तरफ होता है ना? प्राइमरी इंद्रधनुष में रेनबो भी है ना दोस्तों, दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी प्राथमिक और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है? वॉयलेट ऊपर होता है, रेड नीचे होता है। और इसमें रेड ऊपर होता है, वॉयलेट नीचे होता है। ये तो अपने को साफ दिखाई देता है, जबकि ये अपने को कैसा दिखाई देता है? धुंधला। कैसा दिखाई देता है? धुंधला दिखाई देता है। तो सूर्य हमारे पीछे होता है तथा वर्षा की बूंदें हमारे क्या होती है? सामने होती है ना? जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी बात सही होती है? सूर्य हमारे पीछे होता है और वर्षा की बूंदें हमारे सामने होती है। और इंद्रधनुष प्रकाश के किस घटना पर आधारित होता है? वर्ण विक्षेपण की घटना पर आधारित होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट पर बेस्ड होता है ना? डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है? जब हम किसी प्रकाश को प्रिज्म पर डालते हैं तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इसे ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और जो बनता है उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। चलो, किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आती एवं जाती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज सुनता है, उसे सीटी की आवाज कैसी सुनाई देती है? तो उस सीटी की आवाज हमेशा ऊंची सुनाई देगी, है ना? कैसी सुनाई देगी? ऊंची सुनाई देगी। दो मामलों में सभी दृष्टियों में एक समान सुनाई देगी, गलत। रेलगाड़ी के आने पर अधिक तीव्र सुनाई देगी, गलत। रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई देगी, यहाँ पर ऊंची सुनाई देती है। रेलगाड़ी के छूटने पर ऊंची सुनाई देगी, गलत, है ना? रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई देगी और छूटने पर धीरे धीरे उसकी तीव्रता देखा जाए तो उसकी जो आवाज है वो कम होने लग जाती है। तो यहाँ पर जो सबसे सही आंसर है, रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई देती है। एक प्रभाव भी होता है जो यहाँ पे लगता है, उसे अपने डॉपलर इफेक्ट भी बोलते हैं, डॉपलर प्रभाव भी बोलते हैं। पढ़ा होगा आपने अपने जीवन में कभी।
निम्नोक्त में से किसका प्रयोग तो बंद चूल्हे में किया जाता है? बंद चूल्हा जिसे अपने ओवन कहते हैं, तो बंद चूल्हे में ओवन में अपने माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं, सूक्ष्म तरंगों का यूज करते हैं, इसीलिए तो इसे माइक्रोवेव ओवन कहा जाता है। एक्स किरणों का नहीं करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज का नहीं करते हैं, है ना रेडियो वेव्स का करते हैं, किसका करते हैं? माइक्रोवेव्स का करते हैं। तो सबसे सही क्या होता है यहाँ पे आंसर होगा। चलो, वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन है ना? तो सापेक्ष आर्द्रता ह्यूमिडिटी को मेजर करने वाला जो उपकरण होता है वो होता है हाइग्रोमीटर। लेक्टोमीटर होता है वो दूध में फैट को मेजर करने में किया जाता है। बेरोमीटर होता है वो वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने में काम में आता है। और हाइड्रोमीटर होता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने में काम में आता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, विशिष्ट गुरुत्व को मेजर करने में काम में आता है। याद रह जाएगा ये। चलो आगे चलें दोस्तों। चलो, किसी कमरे के कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण होता है? वाष्पीकरण इवेपोरेशन के कारण, विसरण के कारण, या तीसरे व चौथा यानी स व द दोनों के कारण, या उध्रुवपातन के कारण। उध्रुवपातन जिसे अपने बोलते हैं सब्लिमेशन, है ना, जिसे अपने क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। उध्रुवपातन का मतलब क्या होता है? किसी ठोस का सीधा गैस में बदल जाना उध्रुवपातन है। अगर उसको हम गर्म करते हैं तो किसी ठोस को गर्म करने पर वो द्रव में न बदल के अगर सीधा ठोस गैस में बदल जाए तो उसे उध्रुवपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, है ना। विसरण क्या होता है? विसरण गैसों का वह गुण होता है कि गैसें जो होती है वो हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या होती है? प्रवाहित होती है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ प्रवाहित होती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम विसरण कहते हैं, है ना। विसरण के कारण ही इत्र होता है वो पूरे कमरे में फैल जाता है। विसरण के कारण ही हमारे फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे सही आंसर विसरण होता है, जिसे अपने डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। चलो, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? पायरेक्स, फ्लिंट, क्रुक्स ग्लास या क्रिस्टल? तो धूप के चश्मे के लिए जिस ग्लास का यूज किया जाता है वो ग्लास होता है क्रुक्स ग्लास, है ना। क्रुक्स कांच का यूज किया जाता है। लेंस जो होते हैं वो मेनली फ्लिंट कांच के बने होते हैं, लेंस, है ना। तो फ्लिंट कांच का भी हम यूज कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप मोस्ट जो करेक्ट आंसर लगाओ वो आप, है ना, फ्लिंट लिख लो, है ना। देखो फ्लिंट होता है ना, फ्लिंट ग्लास। धूप के चश्मों में मेनली अपने लेंस यूज करते हैं और लेंस में अपने फ्लिंट कांच का यूज करते हैं। तो फ्लिंट कांच लेंस बनाने में ज्यादा यूज होता है। तो ब आंसर यहाँ पर मोर करेक्ट माना जाएगा। चलें आगे। चलो, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? पराबैंगनी, लाल प्रकाश, अवरक्त? तो उससे हमें आंसर देना होता है इंफ्रारेड जो है, अवरक्त है वो, है ना, सौर कुकर को क्या करता है? गर्म करता है, ठीक है। अंतरिक्ष किरणें तो कोई रोल ही नहीं है। लाल प्रकाश, पराबैंगनी या अवरक्त? अवरक्त प्रकाश होता है इंफ्रारेड। पहले इंफ्रारेड के मोबाइल भी आते थे, आपको दोस्तों पता है ना। इंफ्रारेड से फोटोएं ट्रांसफर होती थी, फिर ब्लूटूथ आया, अब तो ऐप आने लग गए, है ना। ऐप के माध्यम से क्या है? फोटोज वगैरह ट्रांसफर होती है। ब्लूटूथ अभी भी है पर ऐप के माध्यम से भी होती है। डायनामो किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरण करने का एक साधन है? देखो, डायनामो होता है उस पे यांत्रिक क्रिया होती है और वो यही यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। डायनामो पे हम जल डालते हैं, है ना। डायनामो घूमता है, यांत्रिक काम होता है। वो जल डालना क्या है? यांत्रिक कार्य है, मैकेनिकल वर्क है, और फिर उससे विद्युत ऊर्जा बनती है, वो क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी है। यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो डायनामो किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरित करने का एक साधन है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का एक साधन है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का एक साधन है। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, क्यों? किसके कारण? देखो, ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या केस के समान हो उसे हम केस नली बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब्स बोलते हैं।
उसी केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ना व नीचे उतरने की घटना को हम केशिकत्व कहते हैं, है ना। केशिकत्व के कारण ही क्या होता है, जो द्रव होता है वो खोखली नलियों में ऊपर या नीचे चढ़ता है। जब बारिश होती है तो खेतों में केस नलियां बन जाती है जिसके अंदर द्रव रहता है, इसलिए किसान बारिश के बाद में फिर खेतों की जुताई करता है ताकि वो केस नलियां नष्ट हो जाए। पतली पतली केस नलियों के कारण ही पेड़ पौधों में जो द्रव होता है हर शाखा तक पहुंचता है। केस नलियां बनने के कारण ही कॉफी पाउडर होता है वो कॉफी में आसानी से घुल जाता है। केस नलियों के कारण ही क्या होता है दोस्तों, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है। तो केशिकीय क्रिया जिसे आपने केशिकत्व बोलते हैं, केशिकत्व कहते हैं, जिसे आपने कैपिलरी कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं, कैपिलरी, इस घटना के कारण क्या होता है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। तो द इसका सबसे सही आंसर होगा। ठीक है। 18, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्ध्य कितना है। देखो दोस्तों, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें कई प्रकार की होती है ना। एक्स रे होती है, गामा रे होती है, अवरक्त रे होती है, रेडियो वेव्स होती है, माइक्रोवेव्स होती है, जिसमें दृश्य किरणें भी होती हैं। दृश्य किरणें उनको कहा जाता है जिसकी उपस्थिति में अपने को वस्तुएं दिखाई देती है। और दृश्य किरणों की जो वेवलेंथ होती है वो 3900 आर्मस्ट्रॉन्ग से 7800 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है ना। कितनी होती है, एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है दोस्तों, एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो 3900 आर्मस्ट्रॉन्ग से 7800 आर्मस्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्ध्य, है ना। विजिबल स्पेक्ट्रम का जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है, वेवलेंथ होता है वो कितना होता है, 3900 से 7800 आर्मस्ट्रॉन्ग तक होता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। तो फाउंटेन पेन जो होता है दोस्तों, द्रवों का उच्च से निम्न विभव की ओर प्रवाह, विभव का तो कोई रोल ही नहीं है। फाउंटेन पेन भी दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करता है, श्यानता पर नहीं, बर्नौली का सिद्धांत नहीं, किस पर, केशिका क्रिया, जिसे अपने केशिकत्व कहते हैं, कैपिलरी के कारण, है ना, केशिकत्व कैपिलरी के कारण, है ना। तो वह आंसर हो गया है। ठीक है, फाउंटेन पेन, केशिकत्व, वह आंसर इसका हो गया है। ठीक है, चलो, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है, पवन मतलब वायु, अल्टीमीटर नहीं, हाइट को मेजर करने में काम आता है, क्रोनोमीटर भी नहीं है, डोजीमीटर भी नहीं है, एनीमोमीटर जो होता है वो वायु की गति को, पवन की गति को क्या करता है दोस्तों, मेजर करता है, मापता है। इस चीज को ध्यान रखना। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी, बिल्कुल सबको पता है, न्यूटन। न्यूटन ने कहा था कि कोई दो वस्तु है m1 और m2, अगर वो r दूरी पर स्थित है तो इनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के तो समानुपाती होता है, और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा क्या थी कि किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, इनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आर्किमिडीज ने नहीं दी थी, गैलीलियो ने नहीं दी थी, है ना। विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है, ध्यान रखना दोस्तों। यहां पर आपको आंसर देना है न्यूटन। चलो, अतिचालक के तत्व है, अतिचालक जिसे आपने बोलते हैं, है ना, अतिचालक होते हैं ना, जिसकी चालकता धातुओं और रोधियों के बीच में हो, जिनका प्रतिद्वंद बहुत न्यून ताप पर लगभग शून्य हो जाता है, जो बहुत न्यून ताप पर रोधी बन जाते हैं, जो विद्युत का चालन केवल बहुत उच्च ताप पर करते हैं। अतिचालक जिसे आपने हाइपरकंडक्टिविटी भी कह देते हैं, वो क्या होती है, यानी कुछ ऐसा तापमान अपने को देखने को मिलता है जिस पर किसी धातु की तत्व की जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो लगभग शून्य हो जाता है, यानी वो धारा के प्रवाह का विरोध नहीं करता है। ऐसे को अपने अतिचालक कह देते हैं, सुपर कंडक्टर के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो सुपर कंडक्टिविटी, अतिचालकता क्या है, जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून ताप पर लगभग शून्य हो जाए, ऐसे जो मेटल्स होते हैं वो अतिचालकता शो करते हैं, सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं।
तो ब सबसे सही आंसर है। 20वां, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। घड़ी की जो स्प्रिंग होती है उसमें भंडारित स्टोर्ड एनर्जी कौन सी होती है? घड़ी के स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी भंडारित ऊर्जा कौन सी है? गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, या स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, या ऊष्मा ऊर्जा है, हीट एनर्जी है ना, या रासायनिक ऊर्जा है, केमिकल एनर्जी है ना। तो घड़ी के स्प्रिंग में जो भंडारित ऊर्जा होती है ना, वो होती है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें उत्पन्न ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। खींची हुई स्प्रिंग में ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, बांध में ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, चाबी वाली घड़ी में ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो इसे अपने स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। और यही बांध जब टूट जाता है तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। घड़ी जब चलती है वही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तीर या गुलेल जब हम छोड़ते हैं तो वही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित जो संचित ऊर्जा है, स्टोर्ड ऊर्जा है, वो होती है स्थितिज ऊर्जा, जिसे अपने बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आई बात? तो ये आज के 20 अच्छे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके लिए 20 अच्छे क्वेश्चन और लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।